हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द फ्यूचर कोचिंग में। मैं स्वाति स्वागत करती हूँ आपका जर्नल स्टडीज की क्लास में, जिसमें आप जर्नल स्टडीज से रिलेटेड पीवाईक्यूज करेंगे। ठीक है, उनके प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की, और उन क्वेश्चन से रिलेटेड उनकी थ्योरी का हम यहाँ पे अपनी क्लास में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए ये टू द पॉइंट क्लास है। ठीक, इतना तो मुझे उम्मीद है कि आप अपनी तैयारी साथ साथ कर रहे होंगे। जरूरत है बस उस तैयारी को, उस प्रैक्टिस को अपने क्वेश्चंस में अप्लाई करने की। और ये जो एक प्लेटफॉर्म है, ये यही प्लेटफॉर्म आपको हम दे रहे हैं कि ताकि आप अपने उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सको। ठीक है, उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी थ्योरी है उसको हम आपको बताते हुए चलेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। बैंक के मुख्य कार्य क्या हैं? बैंक के मुख्य कार्य क्या हैं? देखो, बैंक का काम क्या होता है? बैंक का काम होता है कि जो भी हमारे पास राशि है हम उसको जमा करा दें। ठीक है, उस पे हमें, अगर उस जमा राशि को हमें कभी जरूरत है तो हम उसे बाहर ले लें। ठीक है, उस जमा राशि पे हम अपना लोन ले सकते हैं। उस जमा राशि का हम कुछ भी वहां से कर सकते हैं। हमें बैंक क्या करेगा, उस जमा राशि पे ब्याज देता है। इसीलिए तो हम बैंक में पैसे जमा करें, वरना अपने घर में भी रख सकते हैं। ठीक है, आजकल बैंक में पैसा जमा करने का कारण हो गया है डिजिटल मनी। ठीक, भाई अगर आपके अकाउंट में पैसा है या नहीं है, आप उस अकाउंट, आपका अकाउंट है बैंक में, तो आप डिजिटल मनी का प्रीपेड और पोस्टपेड दोनों तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब हमें क्वेश्चन में बताना है कि भाई बैंक का मुख्य कार्य क्या है। जमा स्वीकार करना, ठीक है, या फिर लोन देना, या ए और बी दोनों कोई नहीं। इन ऑप्शन के हिसाब से जमा स्वीकार करना और लोन देना दोनों ही आंसर आपके बिल्कुल सही हैं। देखो, जो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होते हैं ना, उनमें हमें क्वेश्चन को ही कम से कम 2 बार पढ़ना होता है। ठीक है, हमने 2 बार क्वेश्चन को पढ़ा, हमें क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो हमें आंसर भी उसका आसानी से मिल जाएगा। गलती हम ये करते हैं कि हमने क्वेश्चन पढ़ा, अब फिर ये सोचते हैं कि चलो अब उसके ऑप्शन में से आंसर ढूंढेंगे। बस यही गलती आप सबसे बड़ी करते हो। आपको ऑप्शंस में से आंसर नहीं ढूंढने हैं। आपको पहले क्वेश्चन बिना ऑप्शन देखे कम से कम 2 बार पढ़ना है। उसके बाद अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, आपको लगता है कि मैं ऑप्शन से आंसर दे सकते हैं, तब आप अपने ऑप्शंस पर जाएंगे। वरना कोशिश कीजिए, क्वेश्चन पढ़ो और पहले उसका आंसर आप क्लियर कर दो। ठीक है, तो बैंक का मुख्य कार्य दोनों होते हैं। बैंक के बारे में अगर हम आपसे बात करें, तो बैंक में जैसे मैंने अभी बताया कि बैंक क्या करता है, भाई बैंक में हमने क्या कर दिया, पैसे जमा कर दिए, अपनी मनी वहां पर जमा कर दी। मनी जमा क्यों किए, ताकि उस पे बैंक हमको क्या देगा, ब्याज देगा। ठीक है, कुछ परसेंट वो हमें ब्याज देता है। ठीक, दूसरी चीज आ जाती है कि भाई जो आपने वो जो पैसे उसमें जमा किए हैं, ठीक, अब वो पैसे बैंक में हैं या किस तरह से आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, उस पैसे के अकॉर्डिंग बैंक आपको लोन दे सकता है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही, लोन के अकॉर्डिंग बैंक आपको ब्याज दे सकता है ना। तो बैंक किसके लिए होता है, जनता के लिए। और जनता का पैसा किसके काम आता है, बैंक के काम आता है। लिमिट होती है बैंक में भी अमाउंट की, उसके बाद आप क्या होना, उस अमाउंट पे टैक्स लगना शुरू हो जाता है। ठीक है, भाई फिर उसमें जो बैंक है उससे क्या लिया जाता है, टैक्स लिया जाता है। बैंक उससे अमाउंट का क्या लेता है, थोड़ा सा टैक्स लेता है।
ठीक है, तो ये बैंक के कुछ प्रमुख कार्य हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे और इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन कहता है कि आरबीआई की स्थापना कब की गई? ठीक है, आरबीआई की स्थापना कब की गई? आरबीआई क्या होता है? आरबीआई होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक, अब इसकी स्थापना का मतलब है कि जहां पर इस देश की करेंसी बनाई जाती है, बदली जाती है। ठीक है, बदलने के बाद जो नई करेंसी बनेगी वो भी हमारी कहाँ बनती है जी? आरबीआई में बनती है। बैंकों का बैंक इसे कहा जाता है। आरबीआई को क्या कहा जाता है? बैंकों का बैंक कहा जाता है आरबीआई को। ठीक है, चलिए तो इसका सही आंसर हमारा क्या आता है? टाइमलाइन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। टाइमलाइन कुछ चीजों की आपको पता होनी चाहिए। जैसे मैं हिस्ट्री की बात करूं तो उसमें जो युद्ध होते हैं उन युद्धों की आपको टाइमलाइन पता होनी चाहिए। जो चीजें ऑथेंटिक हैं, चल रही हैं, उनकी स्थापना कब हुई, बस ये दो तीन चीजें होती हैं। ठीक है, कौन सी चीज कब बनी, उसकी स्थापना कब हुई। ठीक है, जो चीजें मेन है, चल रही है, अब तक भी आरबीआई है, अब तक भी चल रहा है, तो इसकी स्थापना कब हुई। ठीक है, इसमें पहले गवर्नर कौन बने। ठीक, इसमें आरबीआई का मेन ऑफिस कहाँ है, पहला मेन ऑफिस कहाँ बना, ये सारी चीजों की नॉलेज होना जरूरी है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात आ जाती है फुल फॉर्म। आरबीआई की फुल फॉर्म क्या है ना? जब आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे तो हो सकता है आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाएं। ठीक, तो आंसर का आपको पता होना जरूरी है। ठीक है, आरबीआई की फुल फॉर्म होती है भाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, अब आरबीआई की स्थापना की गई थी 1 अप्रैल 1935। ठीक है जी, 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई की स्थापना की गई थी। आरबीआई अधिनियम 1934 में, ठीक है, 1934 में लाया गया था। ठीक, आरबीआई अधिनियम कब लाया गया? 1934 में लाया गया। ठीक है जी, नेक्स्ट चीज आ जाती है इसका जो हेडक्वार्टर है ना, 1937 तक। ठीक, 1937 तक। 1934 में क्या हुआ? इसका जो अधिनियम है वो लाया गया। ठीक है, आरबीआई अधिनियम लाया गया 1937। एक डेट और याद रखेंगे, 1937। 1937 में क्या किया गया? इसका हेड ऑफिस कलकत्ता में रहा। ठीक है, 1937 तक हेड ऑफिस कहाँ पे रहा? कलकत्ता में रहा। ठीक है भाई, उसके बाद 1937 के बाद इसका हेड ऑफिस बदल दिया गया, जो कि फिर कहाँ बनाया गया? वो बनाया गया मुंबई। ठीक है, और वर्तमान में भी इसका हेड ऑफिस कहाँ पे है भाई? इसका हेड ऑफिस मुंबई में ही है, आरबीआई का हेड ऑफिस। ठीक है, चलिए यहाँ तक आपको क्लियर है चीजें। आरबीआई का पूर्ण रूप क्या है? अभी ये मैंने आपसे डिस्कस किया था। आरबीआई की फुल फॉर्म क्या होती है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिसर्च बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व्ड बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पे
बहुत सारे आपको आर से ही ये कंप्लीट करते हुए ऑप्शन नजर आ रहे हैं, ठीक है। बट राइट आंसर क्या होगा, अगर आपको पता है तो आप उसी आंसर पे अपना टिक करोगे, ठीक है जी। तो हमारा सही आंसर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या नाम है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। चलिए, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? आरबीआई का राष्ट्रीय नेशनल, जो उसका हम ये कहते हैं कि भाई इसको नेशनलिटी एक तरह से मिली थी, वो कब इसको मिली थी, इस बात को डिस्कस करेंगे। आरबीआई के बारे में एक चीज बता दूं कि आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर, बहुत ये क्वेश्चन पूछा जाता है, पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख। कौन थे? सीडी देशमुख। सीडी देशमुख, ठीक है। सीडी देशमुख भारत आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर थे। 1943 से 1949 तक ये रहे, ठीक। अब बात आती है किसकी? इसके राष्ट्रीयकरण की, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ो एक बार, फिर इसके ऑप्शन पे हम चलेंगे, ठीक। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? ठीक, चलिए। टाइमलाइन है, तो ये चीजें जैसे मैंने अभी बताया था कि ये चीजें आपको याद रहनी चाहिए। तो इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949, 10 जनवरी 1949, 15 जनवरी 1947 या 19 जनवरी 1949, ठीक है। अब यहाँ पे 1949 1947 इसी के आसपास ये टाइमलाइन रही होगी। तो इसका जो राष्ट्रीयकरण किया गया था वो किया गया था 1 जनवरी 1949 को, ठीक है। ठीक, अब यहाँ पे राष्ट्रीयकरण तो इसका हो गया 1 जनवरी 1949 को, ठीक है। जब इसकी स्थापना हुई थी तो इसके पास जो जमा पूंजी थी, बैंक के पास अपनी एक पूंजी होती है जमा पूंजी, वो लगभग 6 करोड़ के आसपास की थी, ठीक है। 6 करोड़ के आसपास की थी, ठीक। अब एक अकाउंटिंग ईयर होता है, भाई जब हमारा पूरा एक सिस्टम खत्म होगा, नया सेशन शुरू होता है, जैसे स्कूल्स में कॉलेजेस में, तो बैंक में भी ऐसे ही होता है कि पूरा वर्क वो अपना कंप्लीट करेंगे। कब तक? पूरा वर्क उनका वो वाइंड अप होगा 31 मार्च तक, ठीक है। और नया सेशन जो शुरू होता है वो होता है 1 अप्रैल से। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक क्या माना जाता है? अकाउंटिंग ईयर माना जाता है, आरबीआई का लेखा वर्ष, ठीक है। जैसे जनवरी से स्टार्ट करते हैं ना ईयर, बट अकाउंटिंग ईयर जो माना जाएगा वो 1 अप्रैल से माना जाता है और खत्म होता है 31 मार्च। एड भी देखा होगा आपने कि 31 मार्च तक अपने टैक्स क्या करा दें, जमा करा दें, क्योंकि बैंक को पूरा क्या करना होता है, वाइंड अप करना होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन आरबीआई से रिलेटेड और आपको बता दूं, देखो ये पूछा जाता है कि आरबीआई का चिन्ह क्या है? आरबीआई का चिन्ह क्या है? आरबीआई का चिन्ह, ठीक है। तो वो चिन्ह है ताड़ का पेड़, ताड़ का पेड़ प्लस बाघ, ये दोनों ही हमारे मिला के क्या बनाते हैं? आरबीआई के चिन्ह को बनाते हैं, ठीक है।
आपको कहीं पे चिन्ह दे दिए जाएंगे, आपसे पूछ लिया जाएगा, तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि बताओ इसमें से आरबीआई का चिन्ह कौन सा है। तो जहां पे ताड़ का पेड़ और बाघ नजर आए वही आरबीआई का चिन्ह है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन कहता है कि जब आरबीआई व्यापारिक बैंकों से लोन लेता है उसके ब्याज को क्या कहते हैं। ठीक है, उसके ब्याज को क्या कहते हैं जब आरबीआई व्यापारिक बैंकों से लोन लेता है। ठीक है, उसके ब्याज को क्या कहेंगे, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, नॉर्मल रेट या नन ऑफ द अबव। ठीक है, अब देखो, अगर आपसे बात की जाए कि रेपो रेट क्या है ना, और रिवर्स रेपो रेट क्या है। ठीक है, नॉर्मल रेट तो वही चीजें हैं, सिंपल रेट की बात हो जाती है। ठीक, रेपो रेट क्या होता है कि जब व्यापारिक बैंक आरबीआई से शॉर्ट टर्म के लिए लोन लेते हैं। ठीक है, जब व्यापारिक बैंक ने लोन लिया तो वो रेपो रेट कहलाएगा। लेकिन जब व्यापारिक बैंक से आरबीआई को लोन मिला, ठीक है, जब व्यापारी बैंक आरबीआई को शॉर्ट टर्म के लिए लोन देता है, ठीक है, वो जो हमारा ये जो क्वेश्चन है उसका आंसर आ जाता है रिवर्स रेपो रेट। क्या आ जाता है, रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, तो जब व्यापारिक बैंक शॉर्ट टर्म के लिए लोन लेगा तो उसे रेपो रेट कहेंगे, और जब व्यापारिक बैंक लोन देगा तो उसे क्या कहेंगे, उसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में क्रस्ट को कितने किलोमीटर तक माना गया है। ठीक है, क्रस्ट को कितने किलोमीटर तक माना गया है। थोड़ा सा सोचेंगे आंसर के बारे में कि भाई आंसर में क्या पूछा गया है। ठीक है, क्रस्ट सभी जानते हैं। ठीक है, जैसे ये हमारी अर्थ है, एक हिस्सा मैंने इसका काट लिया। ठीक, अब इसमें जो इसकी ऊपरी लेयर आ जाती है, ये इसकी क्रस्ट कहलाती है, ये मेंटल कहलाती है और ये कोर कहलाती है। क्रस्ट मेंटल कोर, क्रस्ट मेंटल कोर। ठीक है, अब सतह से, यहां से सतह से 0 से 30 किलोमीटर तक हमारी क्या हो गई, क्रस्ट हो गई। हमारा आंसर भी यही हो गया। ठीक है जी, 30 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक, 30 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक ये हमारी क्या आ जाती है, ये हमारी मेंटल कोर आ जाती है, मेंटल। और 2900 से 6371, 6371 तक क्या आ जाती है, कोर। क्वेश्चन ये कई तरह से पूछा जा सकता है, अगर 0 to 30 है तो क्रस्ट है, 30 to 2900 है तो आपकी मेंटल है, 2900 से 6371 है तो वो आपकी कोर है। समझ आ गया। ठीक है,
अब ये जो हमारी क्रस्ट, मेंटल और कोर है, तीनों अपर और लोअर में डिवाइड रहती है। ऊपरी हिस्से को अपर कहेंगे और निचले वाले हिस्से को लोअर कहेंगे। ठीक है, जैसे ये वाला है, अगर मैं इसकी बात करूंगी तो ये अपर कहलाएगा और नीचे वाला लोअर कहलाएगा। ठीक, इसी तरह से आप पूरा इसको डिवाइड करते हुए चले जाते हैं। ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर है? होप यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, अब इनके साथ साथ एक क्वेश्चन और पूछा जाता है आपसे कि अपर क्रस्ट कहाँ से कहाँ तक? ठीक है, तो 0 से अपर क्रस्ट आ जाती है, 0 से 12 किलोमीटर तक अपर क्रस्ट हो जाती है, 12 से 30 किलोमीटर तक लोअर क्रस्ट हो जाती है। ठीक है जी, ये लोअर क्रस्ट हो जाएगी और ये हमारी अपर क्रस्ट हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से डिवीजन होता चला जाता है सभी का। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। सियाल के नाम से कौन सी परत को जाना जाता है? ठीक, क्वेश्चन को पढ़ेंगे जरा ध्यान से। ऑप्शन पर अभी कोई भी नहीं जाएगा, पहले क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन को समझिए, ये क्या पूछने की आपसे कोशिश कर रहा है। किसी भी अर्थ लेयर के बारे में क्वेश्चन है और उसका नाम दिया गया है सियाल। ठीक है, और सियाल नाम उसको मिला है उसकी कंपोजिशन की वजह से। ठीक, हमारे पास 3 लेयर होती है, क्रस्ट, मेंटल, कोर। ठीक है, क्रस्ट का कंपोजिशन होता है सिलिका प्लस एल्यूमिनियम, सिलिका प्लस एल्यूमिनियम। मेंटल का कंपोजिशन होता है सिलिका प्लस मैग्नीशियम, सिलिका प्लस मैग्नीशियम। क्रस्ट के मेंटल के बाद कोर का कंपोजिशन होता है निकेल प्लस फेरस, निकेल प्लस फेरस। कौन सी परत को सियाल के नाम से जाना जाएगा? सी आल, सिलिकॉन, सिलिका, एल्यूमिनियम। क्रस्ट को ही सियाल के नाम से जाना जाता है। ये तीनों चीजें नोट कर लेंगे अपने पास। सिलिका प्लस एल्यूमिनियम ये क्रस्ट का कंपोजिशन है, सिलिका प्लस मैग्नीशियम ये मेंटल का कंपोजिशन है, सिलिका प्लस फेरस, फेरस को नॉर्मल भाषा में आयरन भी कहते हैं, ये कोर का कंपोजिशन है। यानी कि ये चीजें यहाँ पर हमें मिलती चली जाती हैं। ठीक है जी, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, दुर्बलता मंडल पाया जाता है, कितने से कितने किलोमीटर तक दुर्बलता मंडल पाया जाएगा? ठीक है, दुर्बलता मंडल पाया जाता है। ठीक, क्वेश्चन को जरा देखेंगे। देखो, दुर्बलता मंडल, ये भी हमने जो ये डायग्राम बनाया था इसी के अकॉर्डिंग चलेगा। ठीक है, इसमें भी लास्ट में कोर आपको पता चलेगी। ठीक,
दुर्बलता मंडल की अगर मैं बात करूं तो स्थल मंडल के बाद, ये स्थल मंडल है, स्थल मंडल के बाद जो आता है वो दुर्बलता मंडल आता है। तो 100 से 200 किलोमीटर तक दुर्बलता मंडल हमारा पाया जाता है। ठीक है, इसके बारे में उसके बाद का मेजरमेंट हमारा ऐसा ही चलेगा। ठीक है, इनको हम यांत्रिक परतें भी कहते हैं। ये सारी परतें जितनी भी बनती हैं, मेंटल क्रस्ट कोर, ठीक है, तो वो सारी परतों को हम क्या कहते हैं, केमिकल लेयर्स भी कहते हैं। ठीक है, केमिकल लेयर क्यों कहते हैं, ये मैंने पिछले क्वेश्चन के आंसर में थोड़ा सा इनडायरेक्टली वे में बताने की कोशिश की थी, क्योंकि वहां पे जो कंपोजिशन है केमिकल्स की, उन्हीं के बेसिस पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरे की खोज कब और किसने की? ठीक है, एक्सरा, एक्सरे तो सभी का होता है। एक्सरे में आपने एक चीज नोटिस की होगी कि जब भी एक्सरा किया जाता है तो वो आपके बोन के स्ट्रक्चर को बहुत साफ साफ दिखा देता है, नहीं? ऐसा ही होता है जी। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो रेज होती हैं, है ना, ये जो रेज होती हैं, इन रेज का काम होता है कि अलग अलग तरह के जो भी हमारे बैरियर्स होते हैं उनको पार करते हुए जाना, और जिसको पार नहीं करती हैं वहीं पे जाके रुक जाती हैं, और वही स्ट्रक्चर हमें दिखना शुरू हो जाता है। एक्स रेज भी यही है, हमारी स्किन को पार कर देती हैं। ठीक है, हमारे मसल सिस्टम को पार कर देती हैं, बट हमारी बोन्स को पार नहीं कर पाती। हमारी मसल्स को बोन्स को पार नहीं कर पाती हैं, इसीलिए बोन्स पे जाके रुक जाती हैं, और हमारे एक्सरे में हमारा स्केलेटन सिस्टम आ जाता है। ठीक है, अलग अलग तरह की रेज होती हैं। ठीक, एक्सरेज का जो यूज है वो अधिकतर किया जाता है मेडिकल की लाइन में। ठीक है, किसी की हड्डी टूट गई, ठीक, किसी की हड्डी टूट गई तो एक्सरे होगा, ये देखने के लिए कि हड्डी कितनी टूटी, सारी टूटी, बिल्कुल चूरा हो गया, कुछ बची है, आशंका है जुड़ने की, नहीं है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है बॉडी में, बोन्स में, उसको देखने के लिए भी एक्सरे किया जाएगा। तो जो रेज हमारे स्किन को, हमारे मसल सिस्टम को पार कर जा रही हैं और हमारे बोन्स को पार नहीं कर पा रही हैं, उसी का इमेज वो हमें दे देती है। ठीक है, एक्सरे रेज जो होती हैं, एक्सरेज जो होती हैं, कैंसर कोजिंग होती हैं, इसीलिए बहुत लाइट अमाउंट में इनका यूज, हर एक चीज का साइंस में बीम के रूप में चलती हैं, तो बहुत लाइट अमाउंट में इनका बीम बॉडी पे डाला जाता है। ठीक है, तो एक्सरे की जो खोज की गई थी वो की गई थी 1895 में। ठीक है, ऑप्शन सारे रोटजन ने ही की थी, ये बिल्कुल सही बात है, रोटजन ने, और सन क्या था, 1895, यही आपका सही आंसर है। यूवी रेज का प्रयोग होता है, यूवी का मतलब होता है अल्ट्रा वायलेट रेज। ठीक है, क्या मतलब होता है, अल्ट्रा वायलेट रेज। अल्ट्रा वायलेट रेज होती है तीन प्रकार की, अल्ट्रा वायलेट रेज ए, अल्ट्रा वायलेट रेज बी, अल्ट्रा वायलेट रेज सी। इसमें से जो सबसे ज्यादा खतरनाक वाली होती है वो होती है यूवीसी। ठीक है, यूवी रेज का
जो यूज होता है वो सरकारी दस्तावेजों को जांचने के लिए होता है, बिल्कुल सही बात है। उंगली के निशान जांचने के लिए, बिल्कुल। और जल को साफ करने के लिए, बिल्कुल। यूवी रेज क्या करती हैं? जो किसी भी ऑर्गेनिज्म का प्रोटीन मटेरियल होता है सीधा उसको किल कर देती है। ठीक है, तो ये सभी इसका सही आंसर है। क्लियर है बात? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एलपीजी का पूर्ण रूप क्या है? एलपीजी एक गैस है, ठीक है। इसमें किसी भी तरह की कोई स्मेल नहीं पाई जाती है, ठीक। थोड़ी सी खतरनाक गैस होती है। अगर इसमें मर कैप्टन को ना मिलाया जाए तो जो आपको एलपीजी की स्मेल आती है वो नहीं आएगी, वो नहीं आएगी। इसीलिए दुर्घटना संभावित गैस होती है और उन दुर्घटनाओं से बचने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है? मरकैप्टन। एलपीजी वही गैस है जो आपके घरों में किचन में खाना बनाने के लिए यूज हम करते हैं। मरकैप्टन की वजह से ही उसमें से तीखी गंध आती है, जिससे हमें पता चल जाता है कि कहीं ना कहीं गैस लीकेज है। ठीक है, तो एलपीजी का पूरा नाम क्या है? एलपीजी का पूरा नाम होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। दोनों चीजें आनी चाहिए, लिक्विफाइड भी पेट्रोलियम। ठीक है, चलिए। इंडिका के लेखक कौन है? इंडिका के लेखक कौन है? इंडिका एक बुक है जिसमें पाटलिपुत्र के बारे में, पाटलिपुत्र क्या है? एक राज्य था, उस पाटलिपुत्र राज्य के बारे में लिखा गया है, ठीक है, इंडिका में। और इंडिका को लिखा किसने था? इंडिका किस लेखक के द्वारा लिखी गई थी? ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के जो हमारे पास ऑप्शन है वो है मेगास्थनीज, निकेटर, जस्टिन, प्लूटार्क। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो यही एक क्वेश्चन आ जाता है कि इंडिका में है क्या। ठीक है, क्वेश्चन को जरा देखेंगे एक बार। ठीक है, अब जो ये राइटर है ना, इंडिका लिखी किसने थी? मेगास्थनीज ने। मेगास्थनीज ने इंडिका में क्या लिखा? पाटलिपुत्र का प्रशासन कैसा रहा। ठीक है, पाटलिपुत्र का प्रशासन कैसा था, ये चीजें इंडिका में बताई गई हैं। पाटलिपुत्र का प्रशासन यानी कि वहां का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, ये सारी चीजें इंडिका में लिखी गई हैं, है ना। कह सकते हो कि एक राजनीति की व्याख्या करने वाली किताब है। यहाँ पे हमारे पास एक नाम दिया गया है, वो है जस्टिन। ठीक है, जस्टिन ने क्या किया था? चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकट कोटस कहा था। सेंड्रोकोटस, ये एक नाम उनको दिया गया था, किसके द्वारा? जस्टिन के द्वारा। ये रहे जस्टिन। जस्टिन ने चंद्रगुप्त को क्या कहा था? चंद्रगुप्त को सेंड्रोकस कहा था। क्या कहा था? सेंड्रोकोटस। सेंड्रोकोटस। ठीक है, ये उपाधि जस्टिन ने दी थी किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को। और एक और नाम आता है प्लूटार्क। प्लूटार्क ने इनको नाम दिया था एंड्रोकोटस। एंड्रोकोटस। सेंड्रोकोटस जस्टिन ने, प्लूटार्क ने एंड्रोकोटस। ठीक है जी, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है, सम्राट अशोक का अन्य नाम क्या था? देवनाम, प्रियदर्शी, दोनों हो गए ए बी, या क्या? ठीक है, सम्राट अशोक के बारे में सभी जानते हैं कि मगध के राजा थे और इन्होंने बहुत सारे लेख लिखे थे, परंतु जब तक इन्होंने राज्य किया, अशोक किसी से भी न हारने वाले राजा भी रहे। इसीलिए इनका नाम चक्रवर्ती सम्राट अशोक कहा जाता है। ठीक है, चक्रवर्ती का मतलब ही ये होता है कि जो क्या कर सके, जिसे कोई भी ना हरा सके। ठीक, अब उनके ये दोनों ही नाम थे, देवनाम और प्रियदर्शी, दोनों ही अशोक के नाम थे। ठीक है, इनकी माता का नाम पूछा जाता है, इनकी माता का जी का नाम क्या था? शुभ, शुभद्रांगी। शुभ से याद रहता है हमेशा, शुभद्रांगी। शुभद्रांगी इनकी माता का नाम था। ठीक है, और सम्राट अशोक को सम्राट या चक्रवर्ती क्यों कहा जाता है? इनके कोई भी युद्ध ना हारने के कारण। जब तक इन्होंने खुद तलवार नहीं डाली, इन्होंने कभी भी युद्ध लड़ना और अपने राज्य का विस्तार करना नहीं छोड़ा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि किस युद्ध के बाद अशोक ने धम्मघोष नीति, धम्मघोष नीति क्या थी? शांति की नीति, यानी कि अब बस हो गया और उसके बाद हम युद्ध नहीं करेंगे, यानी कि अपनी तलवार का त्याग कर दिया था। ठीक है, अपने पुत्र और पुत्री के साथ। ठीक, धम्मघोष नीति किस युद्ध के बाद इन्होंने अपनाई थी? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है, वो है कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध में जब ये बाद में उसको देखने के लिए चले गए कि तो इन्हें एहसास हुआ कि ये तुमने क्या कर दिया, है ना। इस युद्ध को बाद और उसका परिणाम देखने के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था अपने जीवन का पश्चाताप करने के लिए कि मैंने केवल राज्यों का विस्तार करने के लिए कितने लोगों को, कितने बच्चों को, कितनी औरतों को मैंने बिल्कुल क्या बना दिया, बिल्कुल निढाल बना दिया। एक दूसरे पे वो डिपेंड थे और मैंने उस डिपेंडेंसी को छीन लिया, है ना। बच्चों के बाप छिन गए, उनकी माताएं छिन गई, क्योंकि कलिंग के युद्ध में औरतों ने भी भाग लिया था। ठीक है, चलिए इसके बाद इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। अशोक ने कितने शिलालेख बनवाए थे? अशोक ने कितने शिलालेख बनवाए थे? शिलालेख क्या होते हैं कि जो भी आपका लाइफ का एक्सपीरियंस है उसको शिलाओं पे गुदवाना। ठीक है, उसी को क्या कहा जाता है? शिलालेख कहा जाता है। ठीक है, तो सम्राट अशोक ने कुल कितने शिलालेख लिखवाए थे? क्वेश्चन को एक बार जरा देखेंगे। ठीक है, आंसर करने की कोशिश करेंगे कि क्या इसका आंसर आपको लगता है। ठीक, चलिए ठीक है, अशोक ने कितने शिलालेख लिखाए थे? अशोक ने टोटल 14 शिलालेख लिखवाए। ठीक है, जिसमें से 7 तो स्तंभ लेख रहे। ठीक है, 7 उसमें से क्या थे? स्तंभ लेख। ठीक, और उसमें से 3 गुहा लेख रहे। टोटल 14, 7 स्तंभ लेख, 3 गुहा लेख। ठीक है,
ये उनके शिलालेखों का एक तरह से क्या आ जाता है कि इतने इतने काम उन्होंने उसमें से किए, बाकी बचे हुए शिलालेख ही रहेंगे। ठीक है जी। चलिए, निम्न में से क्या ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है? संसदीय व्यवस्था, द्विसदनवाद, संसदीय विशेषाधिकार। ये सारी चीजें ही ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। संविधान में कुछ भी ऐसा नहीं है कि मैं आपको एक्सप्लेन करूं, टू द पॉइंट आपको चीजें याद करनी है, टू द पॉइंट ही आपको आंसर करने हैं, टू द पॉइंट ही आपको कंटेंट मिलेगा। ठीक है। निम्न में से क्या ब्रिटेन के संविधान से लिया गया? वो है संसदीय व्यवस्था, द्विसदनवाद, संसदीय विशेषाधिकार। ये सारी चीजें ब्रिटेन के संविधान से ली गई। ठीक है। आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया? डीपीएसपी। डीपीएसपी का मतलब होता है राज्य के नीति निदेशक तत्व, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन। ये सारी चीजें भी किससे ली गई थी? आयरलैंड के संविधान से ली गई। ठीक है, क्लियर है इतनी चीज? ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। समवर्ती सूची कहाँ के संविधान से ली गई? समवर्ती सूची कहाँ के संविधान से ली गई? समवर्ती सूची। ठीक है, अब देखो ये सारे क्वेश्चन जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ कि बिल्कुल टू द पॉइंट है। इसमें से कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो आप ये बताने बैठेंगे कि भाई ये ऐसा हुआ, ये वैसा हुआ। बस इसकी टाइमलाइन आप याद कर लो। ठीक है, क्या याद कर लोगे? बस इसकी टाइमलाइन आप याद कर लोगे, उसी से आपका जो है ये काम हो जाएगा। ठीक है, समवर्ती सूची जो ली गई थी वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 21 संबंधित है राइट टू लाइफ से। किससे संबंधित है? राइट टू लाइफ से। बिना किसी भी वजह के या किसी भी तरह से आप किसी भी व्यक्ति के प्राण नहीं ले सकते। सबकी जिंदगी उतनी जरूरी है जितनी आप खुद की समझते हैं। ठीक है, तो राइट टू लाइफ है अनुच्छेद 21 का संबंध। ठीक, चलिए आर्टिकल 14 संबंधित किससे है? ये है आपका होमवर्क क्वेश्चन। ठीक, इसको आप हमें बताएंगे कमेंट में। आर्टिकल 14 किससे संबंधित है? ठीक है, और इसके साथ साथ राइट टू एक्सप्रेस, राइट टू स्पीक, ये किस आर्टिकल के तहत आते हैं? ये तीनों क्वेश्चन आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, चलिए आज की क्लास में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में कुछ और क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा डिस्कस कीजिए और इसका आंसर हमें जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।